धन्यवाद भाई गोपाल जी। साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले पूरे दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता, भाईचारा बनाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, जिसमें से खासतौर महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, परम पूज्य बाबा साहब, मान्यवर साहब आदि को नमन करते हुए अपनी बात रखता हूं। साथियों, यहाँ से पहुंचने से पहले हम एक कार्यक्रम में थे जो कि परसाबेनी में आयोजित भाई रब्बुल हसन जी ने किया था, और यहाँ पर जब हम आकर देखे तो यहाँ पर पिछड़े समाज के तमाम लोग आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, और ये बड़े ही खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम के आयोजक पिछड़े समाज से आने वाले हम सब के नेता भाई बाबूलाल निषाद जी, भाई हमारे सुनील सहानी जी, भाई सागर सहानी जी, भाई जवाहर निषाद जी, संदीप सहानी जी और डॉक्टर गिरीश चंद्र गुप्ता सहित और तमाम पिछड़े समाज के पुरोधा आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि जो हमारे महापुरुषों ने मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, जो मिशन हम लोगों के बीच में लेकर आए, उस मिशन को आज आम जनमानस तक पहुंचने में कामयाब रहा है, क्योंकि ये दूसरा कार्यक्रम है जहां पर ये पिछड़े समाज के लोग बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इससे पहले वाले कार्यक्रम में हम थे और हमारे तमाम साथी उस कार्यक्रम में पहुंचे जहां पर मुस्लिम समाज के लोग भारी मात्रा में पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए, और उस कार्यक्रम का सिर्फ आयोजन ही नहीं किए, वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में परिनिर्वाण दिवस का जितना भी कार्यक्रम हो रहा है सबसे अधिक पब्लिक, अभी हमारे वक्ता गुरु जी कह रहे थे कि यहाँ पर महिलाएं नगण्य हैं, लेकिन गुरु जी मैं आपको बताऊं वहां पर आधे से अधिक पब्लिक महिलाएं थी, और सिर्फ एससी समुदाय की नहीं थी, पिछड़े समुदाय, मुस्लिम समुदाय की तमाम महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी। इससे साफ पता चलता है कि जो आने वाले बाबा साहब के मिशन को जो इस तरीके से कार्यक्रमों से जो हम लोग बढ़ा रहे हैं वो निश्चित तौर पर आम जनमानस के बीच पहुंच रहा है। लेकिन साथियों, हम ये जो परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं या फिर बाबा साहब की जो हम जयंती मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? आखिर बाबा साहब की हम जयंती क्यों मनाते हैं, यह परिनिर्वाण दिवस हम क्यों मना रहे हैं? क्यों इतना पैसा खर्च करके हमारे तमाम गीतों के माध्यम से बताने वाले साथी, दूर दूर से चलकर छुट्टी लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए साथी क्यों इतना समय बर्बाद कर रहे हैं? इसका हमें उद्देश्य समझना होगा। और हमारे जो वक्ता साथी हैं वो भी जब ये कार्यक्रम में आए तो जो अपनी बातें रखे वो बाबा साहब के विचार क्या है वो जन जन तक पहुंचे और सरल भाषा में पहुंचे, लोग उस बातों को समझे, अपने अंदर उतारे, उस तरीके से उद्देश्य को बाबा साहब के बताने का काम करें। लेकिन हम देखते हैं तमाम ऐसे साथी हैं जो बाबा साहब के नाम पर कार्यक्रम को करवाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो उनको अच्छे से पैसे से मदद कर दे, उनको अच्छे से कार्यक्रम में अपने समर्थकों के साथ पहुंच करके और उस मंच पे जा करके उस आयोजक को अच्छा खासा पैसा दे दे और अपने हिसाब से बाबा साहब के विचारों को तोड़ मरोड़ कर आप लोगों के सामने रखे। ऐसे तमाम प्रकरण इसी क्षेत्र में और तमाम जगहों पे आए हैं जो कि बाबा साहब के विचारों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के नाम पर पब्लिक तो जुटा लेते हैं, लेकिन मंच से ऐसे ऐसे उद्बोधन होते हैं जो बाबा साहब के विचारों से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाते हैं साथियों। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है इसके लिए आप सभी आयोजक साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए तमाम ऐसे ऐसे वक्ता लोगों को बुलाए हैं जो बाबा साहब के विचारों को सही तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। इसके लिए भाई गोपाल जी का, भाई बाबूलाल निषाद जी का, भाई सुनील सहानी जी का, भाई सागर सहानी जी का, भाई जनार्दन जी का, आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, तमाम वक्ता भी साथी बताए होंगे कि बाबा साहब कितनी मुसीबतों से पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद हम लोगों के अधिकारों के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो पानी के अधिकार के लिए लड़ाई हो, चाहे वो हमारे अधिकारों के लिए लड़े हो, चाहे जब इस देश का संविधान बना तो इस देश में सभी को समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, वो लड़ाई आज क्या सफल होती दिख रही है।
देश का आज संविधान लागू हुए 70 सालों से अधिक हो गया, लेकिन आप सब लोग साथी यहाँ मौजूद हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि संविधान सही रूप से काम कर रहा है? संविधान जो समता मूलक समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए जो ये संविधान बनाया गया, क्या संविधान सही रूप से आपके हक अधिकारों को पूरा कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की तो उन्होंने कहा था कि यह संविधान अंततः तभी सही साबित होगा जब इस संविधान को चलाने वाले लोग सही होंगे। अगर यह संविधान गलत हाथों में चला जाएगा तो निश्चित तौर पे इस देश का संविधान गलत होगा। लेकिन आप ये बताइए, आज अगर इस देश में सही रूप से संविधान लागू नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? क्या सरकारों की गलती है या हमारी आपकी गलती है? मैं समझता हूं अगर सरकार की 1% गलती है तो 99% गलती आम जनमानस की है, जिन्होंने संविधान को सही रूप से जो लागू करेगा उसको सत्ता में पहुंचाने का काम नहीं किया। साथियों, आप देखेंगे कि बाबा साहब का संविधान वही है और देश में अदल बदल करके तमाम पार्टियां राज करती हैं, लेकिन जब वो लोग अपने अपने हिसाब से देश में सत्ता में राज करते हैं तो संविधान को अपने हिसाब से चलाने का काम करते हैं। तमाम अफवाहें इसीलिए आप लोगों के बीच में फैलाया जाता है कि संविधान खत्म किया जा रहा है, संविधान अब तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारें ही उल्टा पुल्टा अपने हिसाब से संविधान चलाती हैं। इसलिए हमारी आम जनमानस जनता समझ जाती है कि संविधान अब खत्म हो रहा है। साथियों, जब हम बाबा साहब का जीवन परिचय पढ़ेंगे, बाबा साहब के विचारों को जानेंगे तो हम देखेंगे कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, इस देश में सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया। और जो संविधान का मूल भावना है वो भी यही है कि इस देश को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज देखिए, देश ना तो शैक्षिक रूप से आगे बढ़ पा रहा है, ना सामाजिक रूप से आगे बढ़ पा रहा है, और आर्थिक रूप से क्या कहना। अभी डॉलर क्या हाल पहुंचा है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप सब साथी जानते होंगे कि $1 की कीमत 90 पार कर रहा है। साथियों, तो आर्थिक रूप से भी हमारा देश पिछड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ऐसी सरकारों का चयन ही नहीं किया जो हमारे और आपके अधिकारों की बात करें। जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो जो शिक्षा पे ही काम नहीं करा, ऐसे सरकारों को आप लोगों ने मौका दिया। आप देखेंगे, मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं। आपके सामने अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के संविधान को सही रूप से इस देश में लागू किया? नहीं लागू किया। आप देखिए, इसी संविधान की ताकत की बदौलत जब अयोध्या का फैसला आया तो 14 दिनों के लिए पूरे प्रदेश को बंद कर दिया गया। आपको याद होगा, बहन जी के शासनकाल में जब अयोध्या का फैसला आने वाला था तो प्रदेश बंद नहीं था। साथियों, लोग कहे तमाम जगहों पे फैलाया गया कि प्रदेश में कर्फ्यू लगेगा, लेकिन हर व्यक्ति हर जगहों पे आसानी से आया गया। और क्योंकि शासन किसका था? बहन कुमारी मायावती जी का। संविधान तो वही बाबा साहब का था, लेकिन शासन बहन जी का था। और जो इस बार अयोध्या का फैसला आया, शासन भाजपा का था और 14 दिनों के लिए पूरे प्रदेश को बंद कर दिया गया। साथियों, तो इससे साफ पता चलता है कि संविधान को सही रूप से इस देश में लागू करने की किसी ने सही से कोशिश नहीं की। और वहीं जब हम बीएसपी की बात करेंगे, इस देश में जो बाबा साहब का मूल से बच रहा है कि शिक्षित बनो, शिक्षा पे बीएसपी ने एकदम अच्छे तरीके से काम किया। 1 किलोमीटर के अंदर जगह जगह पर विद्यालयों का निर्माण कराया। इसके अलावा आप देखिए, तमाम नारे लगाए जाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या बेटी बच पा रही है? क्या बेटी पढ़ पा रही है? ना बच पा रही है, ना पढ़ पा रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको हाथरस वाला याद ही होगा। दिन दहाड़े बेटी की हत्या की जाती है, जला के मार दिया जाता है, लेकिन न्याय के नाम पे उसके घर वालों को भी मार दिया जाता है। न्याय तो बहुत दूर की बात है साथियों। इसीलिए माननीय साहब कहते थे कि आप देखेंगे इस प्रदेश में, इस देश में मुट्ठी भर मुगलों ने राज किया, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने राज किया और कुछ 15% लोगों ने राज किया। इनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होता है, इनके लोगों के साथ अन्याय नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लोग शासक वर्ग हैं, और जब तक आप इस देश के शासक नहीं रहोगे तब तक आप इसी तरीके से सताए जाओगे, इसी तरीके से मारे जाओगे। आप अपना संगठन बनाकर जाइए, FIR दर्ज करवा लीजिए, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, इसका जीना जागता उदाहरण किसी विधानसभा में है।
कई जगहों पे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग दिन दहाड़े मारे जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय के नाम पर घंटा मिलता है साथियों। ऐसे घटनाओं का उदाहरण आप चाहे पिपरी का कांड लीजिए, चाहे मिसरौलिया का कांड लीजिए, ऐसे तमाम कांड है जहां पर आपको दिन दहाड़े मार दिया जाता है और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था सबसे टाइट है, लेकिन कानून व्यवस्था भी खराब स्थिति में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए अगर आज सही रूप से संविधान नहीं लागू है, बाबा साहब के विचार सही रूप से आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं साथियों। आपको पता होगा, अभी हमारे गुरुजी कह रहे थे कि इस देश में जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ तो बाबा साहब ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथियों, आज तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां पर अगर बाबा साहब का कार्यक्रम हो तो लोग कहते हैं तो चमारों का कार्यक्रम है, ये तो दलितों का कार्यक्रम है। लेकिन वक्ता साथियों की जिम्मेदारी है उन्हें बताने की कि क्या बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया? क्या बाबा साहब ने सिर्फ जो दबे कुचले समाज के लोग थे उनके लिए काम किया? बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए काम किया तो महिलाएं थी। आपको पता ही होगा कि इस देश में जब तक संविधान लागू नहीं था तब तक हमारे देश की महिलाएं जब वो पैदा होती थी तो अपने पिता के भरोसे रहती थी, जब वो बड़ी होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी तो अपने पति के भरोसे हो जाती थी, और वो जब बुढ़ी हो जाती थी तो अपने बेटों के सहारे रहती थी। उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करना, खाना बनाना और आखिर में मर जाना, बस इतनी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन धन्य है वो बाबा साहब जिन्होंने संपत्ति में बराबरी का अधिकार इन महिलाओं को दिया। लेकिन आज चाहे सवर्ण समाज की महिलाएं हो, चाहे पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, ये लोग सबसे ज्यादा अगर नफरत करती है तो बाबा साहब से ही नफरत करती है साथियों। तो इसमें हमारी भी कमी है कि हम सही बातों को हमारी महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हमारे व्यापारी भाइयों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, हमारे काम कर रहे बेरोजगार साथियों तक नहीं पहुंचा सकते, उन कमेरा वर्ग के लोगों को सामने नहीं रख पाते हैं, या फिर वो जो शिक्षित हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उन लोगों तक बाबा साहब की सही बातें नहीं पहुंच पाती हैं। आपको पता होगा, बाबा साहब जब वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे तो उन्होंने इस देश में कमेरा वर्ग के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए काम करने की जो समय था उसको 8 घंटे 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने का काम किया। तो क्या बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम किया? क्या सिर्फ दलित लोग जो है नौकरी करते हैं या काम करते हैं या मजदूरी करते हैं? ये तो सर्व समाज करता है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण समाज हो। बाबा साहब के जो काम थे वो सर्व समाज के हित के लिए थे। इसीलिए जब बाबा साहब के विचारों को इसे उत्तर प्रदेश में उतारने की बारी आई तो जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रही है बहुजन समाज पार्टी ने, इस देश में जब अपना शासन लाया तो सर्व समाज के लिए उसने काम किया। आप देखे होंगे एक फिल्म आई थी नायक अनिल कपूर की, उसमें अनिल कपूर कितने तेजी से काम करता है, लेकिन वो जो फिल्म प्रेरित थी वो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल से प्रेरित थी। जब बहन जी 1995 में भाजपा के मदद से सरकार बनाई तो आप देखिए कितने तेजी से उन्होंने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों के लिए काम किया, उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम किया, उन्होंने सर्व समाज में जो गरीब तबका था उसके लिए काम किया। और आपको पता होगा पिछड़े सवर्ण समाज के आरक्षण की बात सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने करी थी। उन्होंने कहा जो सवर्णों में गरीब लोग हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें आरक्षण तो दिया लेकिन गरीबों को नहीं दिया, उसने अमीरों को दिया। उसने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो 6 लाख कमाएगा सवर्ण समुदाय का व्यक्ति वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए जो 6 लाख साल में कमाएगा क्या वो गरीब है भाई? 50,000 40,000 रुपए कमाने वाला क्या गरीब है? इसलिए ये भाजपा सवर्णों को भी हित नहीं चाहती है। जो गरीब तबके के लोग हैं उस सवर्णों के नाम पर उनके गरीबों को भी इन्होंने दमन करने का काम किया। सही रूप से तो ये होना चाहिए था कि जो सवर्ण समाज में 10,000 5,000 रुपए कमा रहा है उसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन जो बहन जी की सर्वजन हिताय की नीति थी उसको इन लोगों ने कॉपी किया, लेकिन कॉपी कहां किया? सिर्फ और सिर्फ अखबारों में कॉपी किया, सिर्फ विज्ञापनों में कॉपी किया। इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कब अखबार में करोड़ों के जो है विज्ञापन निकाले, लेकिन क्या वो विज्ञापन निकालने से हमारी बेटियां बची? क्या हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया? नहीं किया। लेकिन वही जब हम बीएसपी की बात करते हैं तो बीएसपी के शासनकाल में बीपीएल कार्ड धारक चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय, वैश्य
पिछड़े समाज का, तेली, तमोली, कुर्मी, नाई कोई भी हो, चाहे वो दलित समुदाय का हो, अगर वो बीपीएल कार्ड धारक था तो अगर उसके घर एक लड़की पैदा होती थी तो 1 लाख रुपए की बीमा उसी समय बहन जी के शासनकाल में हो जाया करता था। ये होता है बेटी बचाओ। आपको पता होगा जब बहन जी की सरकार थी, कोई भी लड़की 10 पास होती थी, 12 पास होती थी, उसे 10,000 15,000 रुपए मिलते थे और एक साइकिल 10 पास होते ही मिलते थे। मिलता था कि नहीं? ये होता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सिर्फ विज्ञापन देने से बेटी ना बचेंगी ना बेटी आगे बढ़ेंगी। आप शिक्षा की हालत देख ही रहे हो क्या है। आईआईटी की फीस कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, एमबीबीएस की फीस कितनी हाई कर दी गई है, बीटेक बी फार्मा करने वाले लोगों की फीस हाई कर दी गई है। लेकिन आपको याद होगा जब बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने ऐसा नियम लाया था कि जो पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग हैं, जिनकी इनकम 2 लाख से नीचे है, ये लोग इंटर पास कर ले, जाए नाम लिखवाए, उनकी सारी फीस जो है बीएसपी गवर्नमेंट में आम जन लोगों का भरा जाता था, जो गरीब तबके के लोग थे, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सवर्ण हो, फ्री में उनका 0 फीस पे एडमिशन होता था। ये काम बहन जी के शासनकाल में हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी बदौलत कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, जो बाबा साहब का विचार था शिक्षित बनो, शिक्षित बनाने के लिए उन्होंने पूरे गांव-गांव में प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करी। गांव-गांव में जो छोटे-छोटे शहर हुए, चाहे वो सिद्धार्थनगर हो, चाहे वो गोरखपुर हो, ऐसे शहरों में उन्होंने आईआईटी और बीटेक, आईआईटी तो नहीं, बीटेक, आईटीआई और बी फार्मा जैसे तमाम कॉलेजों के लिए मान्यता देने का काम किया और तमाम बिजनेसमैन साथी जाकर के स्कूलों का निर्माण गोरखपुर जैसे छोटे छोटे शहरों में भी किए। नहीं तो बी फार्मा बीटेक करना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी। इनको ये सब पढ़ाई पढ़ने के लिए दिल्ली, नोएडा, बंगलौर जाना पड़ता था। लेकिन वो तो धन्य है बहन जी कि उन्होंने आम जनमानस के लिए जो दूर नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी ऐसा सुविधा लाया कि जगह जगह पर ये सब कॉलेज खुले। और इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की शासनकाल में ऐसे नियम बनाए कि जो बाबा साहब के विचार हैं वो आम जनमानस तक पहुंचे। इसके लिए जो व्यक्ति बीए कर लेता था, अच्छी पढ़ाई चाहता था, वो उसके लिए उन्होंने तमाम विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना करी, चाहे नोएडा का गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय हो, चाहे लखनऊ का जीबीटीयू हो, और ऐसे तमाम कॉलेज जहां पर अगर ये लोग पढ़ते थे। आपका नोएडा यूनिवर्सिटी में बताओ, गौतम बुद्ध के नाम पे जो नोएडा की यूनिवर्सिटी है, वहां पे चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, अगर वो व्यक्ति वहां पर पढ़ाई पढ़ रहा है, बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, उसके बाद वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहता है तो जाके दिल्ली, कलकत्ता ही नहीं बल्कि वो जाके अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, स्विट्जरलैंड में पढ़े, उसकी सारी पढ़ाई, उसकी सारी फीस, उसके रहने खाने की सुविधा वो यूनिवर्सिटी समाज कल्याण विभाग से बहन जी के आदेश में पूरा करता था। लेकिन आज वो भी खत्म हो गया, आज वो भी खत्म हो गया। महापुरुषों के नाम पर बनाए गए तमाम वो स्मारक जो आपको इस प्रदेश को, जो सम्राट अशोक थे उनके विजन को बनाने का काम बहन जी ने किया। जगह जगह पर अंबेडकर पार्क, कांसीराम पार्क, और इतना ही नहीं, महापुरुषों के नाम पर तमाम जिलों का भी स्थापना किया ताकि जो समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी सामाजिक जागृति नहीं है, वो लोग जब इनका नाम सुने तो जाने कि महात्मा फुले कौन है, वो जाने संत रविदास जी कौन है, वो जाने छत्रपति साहू जी महाराज कौन है, वो जाने कि माता सावित्रीबाई फुले कौन है। इनके नाम पर बहन जी ने तमाम जिलों का नाम उन्होंने बदला और जिलों का नाम बनाया। लेकिन उसके बाद जब बहन जी की सरकार चली गई तो जो सरकार है अखिलेश यादव जी की, वो इन्हीं जो है जिलों का पहले नाम बदला और अपने आप को आज पीडीए चिल्ला रहे हैं। पीडीए वाले महापुरुषों के नाम को इन्होंने बदल दिया और पीडीए चिल्ला रहे हैं। पीडीओ के नाम पर बने उन स्मारकों को खंडहर करने का काम किया। और जब 9 अक्टूबर की रैली में बहन जी ने ये जो खंडहर किए जा रहे थे स्मारक, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखकर बताया कि अगर आपके पास बजट नहीं है इनके स्मारकों को सही करने का तो कम से कम जो टिकट का पैसा है उसी को स्मारकों में लगाइए ताकि वो स्मारक फिर से रिनोवेट हो। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने माना और तो उस पैसों को जो है फिर से उन्हीं पार्कों में लगाया। इसके लिए बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त क्या कर दिया। ये पीडीए वालों को तो खलबली मच गई और इसलिए
खलबली मच गई कि बहन जी भाजपा का जो है आभार व्यक्त कर रही है, जगह जगह पर फालतू के जो है इल्जाम लगाए। लेकिन उस कार्यक्रम के बाद बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वालों को पता चला कि ये तो अभी तक टोटी चोर थे, लेकिन उस दिन पता चला कि सिर्फ टोटी चोर नहीं बल्कि पीडीए वाले महापुरुषों के नाम पर जो स्मारक थे उस स्मारकों के टिकट चोर भी ये निकले साथियों। हमारे महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों को खंडहर भी करने का इन्होंने काम किया और महापुरुषों के नाम पर बने उन जिलों, मेडिकल कॉलेजों और तमाम यूनिवर्सिटियों के नाम को भी बदलने का काम इन लोगों ने किया। और आज गांव-गांव घूमकर कहते हैं कि हम पीडीए वाले हैं, हम पीडीए वाले हैं, और पीडीए का इनको खुद फुल फॉर्म भी नहीं पता। कभी पी से परिवार बोलते हैं, कभी पी से प्रोग्रेस बोलते हैं, कभी पी से पिछड़ा बोलते हैं, कभी डी से दलित बोलते हैं, कभी डी से डेवलपमेंट बोलते हैं। और एक फार्मूला तो आज तक खुद उन्हीं को नहीं समझ में आया कि ऐसे आदिवासी बोले, अगड़ा बोले, अल्पसंख्यक बोले कि क्या बोले, क्या बोले। ये लोग इस चीज में भी जो है दिग्भ्रमित हैं। तो साथियों, अब आपको एक डिसाइड करना है कि बाबा साहब का सपना कैसे पूरा करना है। बाबा साहब के द्वारा लिखित जो संविधान है उसको सही तरीके से इस देश में कैसे लागू करना है। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि अब मैंने ऐसी चीज बना दी है कि अब इस देश का राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा बल्कि मत पेटी से पैदा होगा। इसलिए अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस मत पेटी से ऐसा राजा बनाइए जो बाबा साहब के विचारों को इस देश में लागू करने का काम करे, जो बाबा साहब के विचारों पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम करे, जो बाबा साहब के विचारों पर आधारित आर्थिक उद्धार आप सबका करने का काम करे। वो काम करने के लिए अब आपके हाथों में वो जिम्मेदारी बाबा साहब ने सौंप के गई है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है। ये सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं है, ये आपकी बात है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब का विचार लागू हो, समता मूलक समाज की स्थापना हो, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सवर्ण सब लोग एक बराबर रहे, इस देश में सब लोग आर्थिक रूप से आजाद रहे, कोई किसी को ना ऊंच कहे ना नीच कहे, तो आपको फिर से बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्धार के लिए काम करने वाली पार्टी को वोट दे करके फिर से इस देश में बाबा साहब के विचारों को लागू करने की जरूरत है साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ समय का भी अभाव है क्योंकि हम लोग वहां का कार्यक्रम में काफी देर लग गया क्योंकि वो वक्ता भी काफी थे और पब्लिक भी काफी लोग थे और वो हम लोगों को जाने ही नहीं दे रहे थे। इस वजह से काफी लेट हो गया, फोन काफी आ रहा आप लोगों का। लेकिन ये शानदार कार्यक्रम करने के लिए भाई बाबूलाल निषाद जी, सुनील सहानी जी, भाई श्याम सुंदर राव जी हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी हैं और हमारे छोटे भाई गोपाल जी, भाई राहुल कुमार जी हमारे सेक्टर अध्यक्ष, भाई सागर सहानी जी सहित आप तमाम साथियों का, भाई जनार्दन जी, आप तमाम साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और समय कम होने के नाते महेंद्र भैया कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों के ऐसे कार्यक्रम और करते रहिए, लोगों को जन जागरूक करते रहिए। ऐसे कार्यक्रम ना करें कि बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम करें और बाबा साहब के विचार जन जन तक फैले ही ना। सिर्फ ऐसे कार्यक्रम करें कि बाबा साहब नाम के कार्यक्रम करके खाली पैसा बिटोरने का काम करें। ऐसे तमाम कार्यक्रम हो रहा है, इस तरीके का कार्यक्रम ना करिए साथियों। कार्यक्रम करिए लेकिन उन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बाबा साहब के अनुयायी आप लोगों के बीच आ रहे हैं उनके विचार सही रूप से उन तक पहुंचे। नहीं तो बाबा साहब ने अपने मिशन को दिग्भ्रमित होने के लिए पहले एक किताब लिख दिया था, क्रांति और प्रतिक्रांति, कि हमारे मिशन को कैसे डिरेल किया जाएगा। आज बाबा साहब के मिशन को डिरेल करने की काम हो रहा है। आपको अगर लखनऊ जाना है तो बहराइच लेके चले जाएंगे, रूट गोंडा तक तो दिखाएंगे बाबा साहब वाला ही है, बस वहीं से धीरे से बाइकाट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है और बाबा साहब द्वारा लिखित जो किताबें हैं उनको भी पढ़ने की जरूरत है कि इस देश में कैसे सामाजिक क्रांति आ सकती है। अब हमारे बीच में भाई दुर्गेश चंद्रा जी, चंद्रशेखर जी, अनिल पासवान जी और सचिन यादव सहित तमाम साथी आप लोगों के बीच में आए हैं। आप सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आभार है और इन्हीं सब उम्मीद